हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AB स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा उत्तर सही होगा? दोस्तों, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए पर सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको दोस्तों पुल्लिंग शब्द बताना है। बताइए दोस्तों, कौन सा उत्तर सही होगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी क्षेत्र एक पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों, इसको हम व्यवहारिक दृष्टि से भी हल कर सकते हैं। हम इसमें शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। जैसे मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। घटना घटित हो गई, घटना भी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। रीति चली आ रही है, जैसे कहा जाता है दोस्तों, रघुकुल रीति सदा चली आई। इस प्रकार से रीति भी एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया, जबकि क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा है। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दोस्तों, अभी आपने पिछले प्रश्न में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को कैसे बनाया जाता है सीखा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी गरिमा एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? आपको बताना है दोस्तों, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। बताइए दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए दर्शन, यह सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। दोस्तों, नारी का बहुवचन नारियां, लता का बहुवचन लताएं और गाय का बहुवचन गायें होगा, जबकि दर्शन स्वयं एक बहुवचन शब्द है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों, इसमें से भूतकाल का उदाहरण कौन है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। यह अत्यंत सरल प्रश्न है दोस्तों। राम घर गया था, देखने से ही पता चल रहा है था एक भूतकाल शब्द है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी राम घर गया था भूतकाल का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में भाववाच्य है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों। बताना है आपको भाववाच्य इसमें से कौन सा है। दोस्तों, हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वह कर्तृवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य होता है, जबकि जिसमें भाव प्रधान होता है वहाँ भाववाच्य होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी मोहन, मोहन से बैठा नहीं जाता, यह एक भाववाच्य है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? आपको बताना है दोस्तों, 4 विकल्पों में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। इसमें से आपको मिश्र वाक्य बताना है दोस्तों। तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, यह एक मिश्र वाक्य है। दोस्तों, जब सवेरा हुआ तब हम बाहर आए,
एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। चलो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बताइए दोस्तों मैंने विद्यालय जाना है में अशुद्ध अंश कौन सा है। यह बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों। मैंने, यहाँ मैंने नहीं दोस्तों, मुझे विद्यालय जाना है होना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न चिन्ह कौन सा है। अत्यंत सरल क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन बी प्रश्न चिन्ह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए दोस्तों आसमान फट जाना का सही अर्थ कौन सा है। असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना या अचानक आफत आ पड़ना। दोस्तों इसमें अचानक आफत आ पड़ना सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ आपको दिया है दोस्तों, मुहावरा बताना है कि स्वावलंबी होने का सही मुहावरा कौन सा है। दोस्तों पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी का सही मुहावरा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है। बताइए दोस्तों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सही ऑप्शन का चयन कीजिए आप। सही ऑप्शन होगा दोस्तों जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं हमें ठीक ही वैसा ही फल मिलता है। इसलिए बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो लोकोक्त का सही अर्थ होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए पांचों उंगलियां घी में, यह सही अर्थ होगा लाभ ही लाभ लोकोक्ति के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। जब दोस्तों मूल पाठ का व्याख्या किया जाता है और उसका अनुवाद किया जाता है तो वह व्याख्यानुवाद कहलाता है। इसमें मूल पाठ के साथ साथ उसकी व्याख्या भी की जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। बताइए दोस्तों ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। भाषा से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं के सबसे पसंदीदा प्रश्नों में से एक हैं। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। बताइए दोस्तों आपको बताना है कि अमेंडमेंट का सही हिंदी अनुवाद कौन सा है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बताइए दोस्तों। दोस्तों यदि आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जरूर जीएस अवश्य पढ़ी होगी। जीएस में आप यदि पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शब्द का कई बार प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है संवैधानिक संशोधन। इस प्रकार से अमेंडमेंट का सही हिंदी अर्थ संशोधन होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर का रचयिता आपको बताना है दोस्तों। अत्यंत सरल प्रश्न, सूरदास जी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में रीतकाल का कवि कौन है। आपको बताना है दोस्तों इसमें से रीतकाल का कवि कौन है। बताइए दोस्तों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन सी बिहारी। बिहारी जो है वो रीतकाल के कवि हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रा नंदन पंत जी ये छायावादी कवि हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उर्वशी किसका काव्य है? बताइए दोस्तों, उर्वशी काव्य की रचना किसने की है? ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही उर्वशी काव्य की रचना की है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जगत का अर्थ है, जगत का समानार्थक आपको बताना है दोस्तों। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर बी संसार। संसार जगत का सही अर्थ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निष्फल का आशय है। निष्फल का आशय है अर्थात निष्फल का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ, कौन सा सही होगा दोस्तों? निष्फल, आपका कार्य निष्फल हो गया अर्थात आपका कार्य व्यर्थ हो गया। इसमें ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, निष्फल का आशय व्यर्थ है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का सही अर्थ क्या है दोस्तों? जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना या जीवन को संकट में डालना? दोस्तों यदि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करना है तो जीवन को सुखमय बनाना इसका सही अर्थ होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन है जीवन को सुखमय बनाना सही विकल्प है। दोस्तों ये रहे हमारे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आप इस पर अधिक से अधिक प्रयास कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और प्रतियोगी ग्रुपों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।